हेलो फ्रेंड्स। तो कल तक हमने रेप्लिकेशन के अंदर काम आने वाले एंजाइम्स के बारे में और प्रोटीन्स के बारे में देखा था। तो आज हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के प्रोटीन्स और एंजाइम के बारे में। तो जैसे सबसे पहला प्रोटीन हमने देखा था इनिशिएटर प्रोटीन। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर इनिशिएटर प्रोटीन का काम जो करता है वो है DNA-A प्रोटीन, और यूकैरियोट्स के अंदर ORC1-6 यानी ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स 1-6 सब यूनिट ये प्रोटीन। इस तरह से लाइसेंसिंग फैक्टर क्या होता है? लाइसेंसिंग फैक्टर वो प्रोटीन होते हैं जो इनिशिएटर प्रोटीन के जुड़ने के बाद ओरिजिन के ऊपर आकर के जुड़ते हैं और ये हेलिकेज को ओरिजिन के ऊपर रिक्रूट करवाते हैं। लाइसेंसिंग फैक्टर का ये काम होता है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो लाइसेंसिंग फैक्टर का काम करता है DNA-C वाला प्रोटीन होता है, और यूकैरियोट्स के अंदर लाइसेंसिंग फैक्टर का काम करने वाले दो प्रोटीन होते हैं CDC6 एंड CDT1। अनबाइंडिंग ऑफ DNA हेलिक्स कौन करवाता है? हेलिकेज। हेलिकेज का काम प्रोकैरियोट्स में कौन करता है? DNA-B प्रोटीन, और यूकैरियोट्स के अंदर हेलिकेज का काम करता है MCM227 प्रोटीन। इसी तरह से सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन हमने देखा था, जब DNA के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं उसके न्यूक्लियोटाइड्स फ्री हो जाते हैं और वो आपस में वापस से बाइंडिंग कर सकते हैं। तो उसको रोकने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जो सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर बाइंड हो जाता है और उसको वापस से बाइंड होने से रोकता है जब तक रेप्लिकेशन का नई स्ट्रैंड ना बनती है। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर उसको SSB कहते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर उसको RPA यानी रेप्लिकेशन प्रोटीन 1 कहते हैं। अब इसी तरह से पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग को रिलीज करने वाला प्रोटीन, जैसे जैसे रेप्लिकेशन फॉर्क आगे बढ़ता है तो DNA रेप्लिकेशन के अहेड पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग इंट्रोड्यूस होती है DNA के हेलिक्स के अंदर, उसको रिलीज करने का काम करता है टोपोआइसोमरेज एंजाइम। टोपोआइसोमरेज एंजाइम दो तरह के हो सकते हैं, टोपोआइसोमरेज 1 एंड टोपोआइसोमरेज 2। टोपोआइसोमरेज 1 जो होता है उसको ATP की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और टोपोआइसोमरेज 2 को ATP की रिक्वायरमेंट होती है। स्पेशली प्रोकैरियोट्स यानी ई कोलाई के अंदर DNA गायरेज कहा जाता है टोपोआइसोमरेज 2 को, इसका स्पेशल नाम है। और ये DNA गायरेज जो है, जब बैक्टीरिया के दोनों DNA स्ट्रैंड्स का रेप्लिकेशन पूरा हो जाता है तो दोनों उसके जो रिंग्स होती हैं वो आपस में इंटर कनेक्ट हो जाती हैं इस तरीके से, उसको कैटेनेशन बोलते हैं। उन कैटेनेशन को रिलीज करने का यानी दोनों DNA को सेपरेट करने का काम कौन सा टोपोआइसोमरेज करता है? DNA गायरेज। टोपोआइसोमरेज 2 या DNA गायरेज प्रोकैरियोट्स में टोपोआइसोमरेज 2 डबल स्ट्रैंडेड कट लगाता है और टोपोआइसोमरेज 1 सिंगल स्ट्रैंडेड कट लगाता है DNA स्ट्रैंड, क्योंकि जब तक डबल स्ट्रैंडेड कट नहीं लगेगा तब तक डीकैटेनेट कैसे होंगे दोनों DNA? सिंगल स्ट्रैंडेड कट से तो हो ही नहीं सकते। जॉइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, जब प्राइमल रिमूवल हो जाता है तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करने का काम कौन सा एंजाइम करता है? लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्या करता है? लास्ट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाता है। प्रोकैरियोट्स होंगे तो एनर्जी लेगा वो NAD से, और अगर यूकैरियोट्स होंगे तो वो एनर्जी लेगा ATP से। इसी तरह से मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम जो रेप्लिकेशन को करवाता है मेनली, वो एंजाइम होता है DNA पॉलीमरेज 3 प्रोकैरियोट्स के अंदर, और DNA पॉलीमरेज जो है डेल्टा और एप्सिलॉन इन यूकैरियोट्स। ये मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम्स होते हैं। इसी तरह से प्राइमर रिमूवल का काम जो करता है प्रोटीन या एंजाइम, वो प्रोकैरियोट्स में कौन सा होगा? DNA पॉलीमरेज 1, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल एक्टिविटी पाई जाती है जो और किसी पॉलीमरेज के अंदर नहीं पाई जाती है। वो होती है 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। जनरली पॉलीमरेज के अंदर जो दो एक्टिविटी पाई जाती है सारे पॉलीमरेज के अंदर, वो होती है एक तो 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी, जो कि DNA पॉलीमरेज का जो काम है यानी DNA के सिंथेसिस को DNA की स्ट्रैंड को इलोंगेट करना, वो तो काम 5' 3' एक्सोन्यूक्लियस पॉलीमरेज एक्टिविटी से होता है, और 3' 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। जबकि इसके अंदर स्पेशल एक्टिविटी कौन सी है? 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जिसके कारण वो प्राइमर रिमूवल कर सकता है, एक एक करके न्यूक्लियोटाइड को हटा सकता है। इसी तरह से यूकैरियोट्स के अंदर इस तरह का पॉलीमरेज ये काम नहीं करता। उसके अंदर दो तरह के प्रोटीन आते हैं। एक तो RNase-H जो एक एंजाइम है, ये DNA RNA हाइब्रिड में से RNA के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है और एक एक करके इनको हटाता जाता है। बस लास्ट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ही नहीं हटा सकता जो DNA RNA के बीच में बना हुआ है, यानी DNA न्यूक्लियोटाइड और RNA न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना हुआ है उसको ये RNA
एच नहीं हटा सकता, उसको हटाने के लिए एक स्पेशल एंडोन्यूक्लियस आता है जिसका नाम है फेन1 एंडोन्यूक्लियस, यानी कि फ्लैप एंडोन्यूक्लियस, जिसका नाम तो एंडोन्यूक्लियस है लेकिन इसका काम एक्सोन्यूक्लियस का है, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड को ट्रिम कर रहा है लास्ट में, इसलिए इसको फेन1 एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड को भी हटा देता है। इस तरह से प्राइमर रिमूवल हो जाता है। अब प्राइमेज, जो प्राइमर सिंथेसिस वाला जो प्रोटीन है, एंजाइम है, वो कौन सा होता है? प्रोकैरियोट्स में होता है डीएनए जी प्रोटीन, जो प्राइमेज का काम करेगा, और यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज अल्फा खुद, उसके अंदर प्राइमेज एक्टिविटी खुद। तो इस तरह से हमने ये प्रोटीन और एंजाइम्स जो हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर देखे, जो कि रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब हम सेपरेटली देख रहे हैं डिटेल में कि प्रोकैरियोट्स के अंदर रेप्लिकेशन किस तरह से होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको पता है कि जो डीएनए होता है, मेन डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर एक तो मेन डीएनए होता है और एक प्लाज्मिड डीएनए होता है। तो मेन डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसका मेन डीएनए आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, और इस डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए के अंदर एक तो होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको कहते हैं ORIC, और एक होता है टर्मिनेशन साइट, यानी कि टर साइट। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को अगर हम जूम करके देखें तो वो कैसा दिखाई देगा हमको? तो हमको इस तरीके से दिखाई देगा। उसके अंदर 3 तो होंगी 13 बार साइट, और 5 होंगी 9 मर साइट्स। ठीक है, 3 तो होगी 13 मर और 5 होंगी 9 मर सीक्वेंसेस। ये 13 मर और 9 मर सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं इटेरॉन्स या आइटेरॉन्स, यानी रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। और ये जो ओरिजिन है इसकी लेंथ होती है 245 बेस पेयर। इसको हम ORIC कहते हैं और इसको रेप्लिकॉन भी कहते हैं। इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ऊपर कुछ प्रोटीन्स आकर के बाइंड होते हैं। वो प्रोटीन्स जो होते हैं, सबसे पहला प्रोटीन जो इसके ऊपर आकर के बाइंड होगा उसका नाम होता है DNA A प्रोटीन, जो एक इनिशिएटर प्रोटीन है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी बात की थी। ये सबसे पहले आकर के बाइंड होने वाला प्रोटीन होता है ओरिजिन के ऊपर। अब ये कहां पर बाइंड होगा? तो ये 9 मर सीक्वेंस के ऊपर बाइंड होगा। ये हो गया DNA A प्रोटीन, जो ATP बाउंड फॉर्म में इसके ऊपर बाइंड होता है और अनवाइंडिंग कॉज करता है 13 मर सीक्वेंस के ऊपर। डीएनए की कंडीशन इसके बाद में कैसी हो जाएगी? कुछ इस तरह की हो जाएगी। ये है 13 मर जहां पर अनवाइंडिंग हो चुकी है, और ये है 9 मर जहां पर डीएनए ए प्रोटीन बाइंड है अपनी ATP बॉन्ड। नेक्स्ट क्या होता है यहां पर? अब यहां पर कुछ और प्रोटीन्स का रिक्रूटमेंट होता है, जैसे कि DNA C, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, लाइसेंसिंग फैक्टर की तरह काम करता है। और लाइसेंसिंग फैक्टर का काम होता है हेलिकेज को रिक्रूट कराना ओरिजिन के ऊपर। अब अनवाइंडिंग हो चुकी है तो रिक्वायरमेंट हेलिकेज की ही है। हेलिकेज का काम प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन करता है? DNA B। इसका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। उसके बाद डीएनए की कंडीशन कैसी दिखाई देगी? ये अनवाइंड हो चुका डीएनए है, ये 9 मर सीक्वेंसेस है,
यहाँ पर डीएनए ए तो पहले ही बाइंड था एटीपी बाइंड फॉर्म में, और यहाँ पर अब सबसे पहले तो डीएनए सी आकर के बाइंड हो गया, और तीसरा प्रोटीन हेलिकेज का रिक्रूटमेंट भी यहाँ पर हो चुका है। तो 3 प्रोटीन ओरिजिन के ऊपर बाइंड हो चुके हैं। डीएनए बी जो हेलिकेज की तरह काम कर रहा है, डीएनए सी एंड डीएनए ए। ठीक है, जैसे ही हेलिकेज का रिक्रूटमेंट होता है इन प्रोटीन्स का काम खत्म हो जाता है, इनका काम इसको रिक्रूट करवाना होता है डीएनए के ऊपर। अब इसके बाद में डीएनए सी एंड डीएनए ए जो कि अब एडीपी बाउंड फॉर्म में होगा, ये रिमूव हो जाते हैं, यानी कि यहां से हट जाते हैं, और रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। अब हेलिकेज का रिक्रूटमेंट हो चुका है, और अब डीएनए के रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने वाले और भी प्रोटीन्स और एंजाइम्स आएंगे। अब कंडीशन किस तरह से दिखाई देगी तो वो हम डायग्रामेटिक फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। ये रेप्लिकेशन बबल, ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम, ये ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन था। और हमको पता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर हमने कल भी देखा था कि हेलिकेज एंजाइम जो होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रन करता है जब रेप्लिकेशन चल रहा होता है। तो 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में जब रन करेगा तो वो कौन सी स्ट्रैंड पर बाइंड होगा? 5 प्राइम 3 प्राइम स्ट्रैंड तो यही वाली है, यानी कि हम इसको दो तरह से बोल सकते हैं। या तो ये बोल सकते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में वो रन कर रहा है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वो लैगिंग स्ट्रैंड पर रन कर सकता है, क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड तो यहाँ पर बनेगी और यहाँ पर तो लीडिंग स्ट्रैंड बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइमर जुड़ेगा उसका तो लगातार सिंथेसिस हो सकता है कंटिन्यूअस, और यहाँ पर जो प्राइमर बनेंगे उसका डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा। ये तो हमको पता है, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हम क्या देख रहे हैं कि हेलिकेज तो रिक्रूट हो चुका है, तो हेलिकेज प्रोकैरियोट्स में यहाँ पर रिक्रूट होगा। ये हेलिकेज आ चुका है जो अनवाइंड कर रहा है डीएनए को, इसने अनवाइंड कर भी दिया है। दूसरा हेलिकेज एक और होगा, वो यहाँ पर रिक्रूट होगा, ये दूसरा हेलिकेज होगा। अब यहाँ पर दूसरा प्रोटीन आएगा प्राइमेज या प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ये प्राइमेज एंजाइम हो गया। यहाँ पर प्राइमर का एडिशन हो सकता है। इसके अलावा एक प्राइमर यहाँ पर भी अटैच होगा और एक प्राइमर यहाँ पर भी अटैच होगा। तो ये हो गया अपना प्राइमेज। ये सभी प्राइमेज हैं, इनको कहते हैं प्रोकैरियोट्स में डीएनए जी। ये है हेलिकेज, और यहां पर एक और प्रोटीन बाइंड है जो सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन को स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है, जिससे कि वो दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सके। इसका नाम है SSB प्रोटीन। तो प्राइमेज, हेलिकेज और SSB को बोल सकते हैं रेप्लिसोम। सॉरी, प्राइमोसोम। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये प्राइमर सिंथेसिस कर चुका होगा और प्राइमेज अपना काम करके हट जाएगा प्राइमर सिंथेसिस करने के बाद, जो आरएनए का एक फ्रेगमेंट होगा प्राइमर। और उस प्राइमर का एक्सटेंड कौन करेगा? जो मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम होगा।
अब मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन होता है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड अब आ चुका होगा, तो वो किस तरह से दिखाई देगा हमें? हेलिकेज तो है ही इधर, प्राइमर का एडिशन यहाँ पे हो ही चुका है, यहाँ पर भी प्राइमर का एडिशन हो ही चुका था, यहाँ पर एक प्राइमर था और यहाँ पर एक प्राइमर था। ये लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। इसी तरह से यहाँ पे 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, यहाँ पर सिंथेसिस हो रहा होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, और इसका सिंथेसिस इस तरह से हो रहा होगा। और कौन सिंथेसिस कर रहा होगा? एक प्रोटीन होगा यहाँ। इस एंजाइम का नाम है, जो सब जगह पे काम कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो कि मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है प्रोकैरियोट्स के डीएनए रेप्लिकेशन। अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये वाली जो स्ट्रैंड है ये तो कंटिन्यूअस बनती जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस स्ट्रैंड का सिंथेसिस रेप्लिकेशन फोर्थ की डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका सिंथेसिस होगा कंटिन्यू, और इस स्ट्रैंड को बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। जबकि ये वाली जो स्ट्रैंड है इसका सिंथेसिस तो यहीं तक हो सकता है, इसके बाद में पॉलीमरेज को हटना पड़ेगा, दूसरे पॉलीमरेज को आना पड़ेगा, और दूसरे प्राइमर का सिंथेसिस भी यहाँ पे करना पड़ेगा। इस स्ट्रैंड का सिंथेसिस रेप्लिकेशन फोर्थ की डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए इसका सिंथेसिस हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा, और इस स्ट्रैंड का नाम होगा लैगिंग स्ट्रैंड, और ये फ्रेगमेंट की फॉर्म में बनेगी, जिसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहेंगे, जिसको कि एक साइंटिस्ट ने ढूंढा था, जिसको रेजी ओकाजाकी जिसका नाम है, और उस साइंटिस्ट ने फ्रेगमेंट्स को डिस्कवर किया था, इसकी डिस्कवरी की थी, देखा था, और इनको नाम दिया था ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो इसके बाद वाली कंडीशन हमको किस तरह से दिखाई देगी वो अपन बनाते हैं। इसके बाद वाली कंडीशन हमको कुछ इस तरह से दिखाई देगी, 5 प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम, ये ओरिजिन, ये वाली स्ट्रैंड कंटिन्यूअस सिंथेसिस हुआ होगा, ये इसका प्राइमर हो गया, और इसी तरह से यहाँ पर भी कंटिन्यूअस स्ट्रैंड का सिंथेसिस हुआ, वो स्ट्रैंड तो कंटिन्यू बनती चली जा रही है, ये स्ट्रैंड भी कंटिन्यू बनती चली जा रही है, और यहाँ पर जो स्ट्रैंड है वो लीडिंग स्ट्रैंड है, उसका सिंथेसिस जो है डिसकंटिन्यूअस मैनर में हो रहा होगा, इसी तरह से यहाँ भी हो रहा होगा। ठीक है, तो इस स्ट्रैंड को बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, इसको बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, ये भी लैगिंग स्ट्रैंड है, और ये भी लीडिंग स्ट्रैंड। इस तरह से लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो रहा है, और लैगिंग स्ट्रैंड को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ये जो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं इनको हम क्या कह सकते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब खास बात यहां पर ये होती है कि ये रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है, तो इसका एंड कहां पर होगा? तो हम देखते हैं,
ई कोलाई का मेन डीएनए होता है, यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और बाई डायरेक्शनल मोड में होता है और दोनों तरफ से रेप्लिकेशन चलता है और वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है बीच में। ये रेप्लिकेशन चल रहा है, रेप्लिकेशन फॉर्म में दोनों, इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन। जब ये थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन चल रहा होगा तो आपको पता है यहां पर एक साइट होती है जिसको कहते हैं टर साइट। इस टर साइट के ऊपर कुछ प्रोटीन आकर के बाइंड हो जाते हैं, उन प्रोटीन का नाम होता है टस प्रोटीन्स। टर साइट पर टस प्रोटीन्स बाइंड है। इन टस प्रोटीन्स को अगर ये रेप्लिकेशन होता होता यहाँ पर पहुंचेगा, इस टस प्रोटीन को ये क्रॉस नहीं कर सकता। यानी कि अगर मान लो ये वाला बाई डायरेक्शनल मोड पर रेप्लिकेशन हो रहा है और एक तरफ वाला रेप्लिकेशन पहले टर साइट पर आ गया या टस प्रोटीन के पास आ गया, तो वो उसको क्रॉस नहीं कर सकता, उसको यहाँ पर स्टॉप होना पड़ेगा। और जब तक मान लो ये लेट इसलिए हो गया कि मान लो कोई डैमेज डीएनए डैमेज आ गया है, रिपेयर चल रहा है, तो हो सकता है टाइम ज्यादा लग जाए, तो वो टर साइट पर ही एंड होगा रेप्लिकेशन। तो ये टर साइट का सिग्निफिकेंस है, टस प्रोटीन का सिग्निफिकेंस। इसको कहते हैं थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन। जब ये रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो जो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स बनती हैं वो आपस में इस तरीके से कैटिनेट हो जाती हैं। इस तरीके से कैटिनेट हो जाती हैं दोनों रिंग्स। ये तब तक एक दूसरे से, इनको बोलते हैं इंटरमिंगल्ड होना। अब ये दोनों जो रिंग है ये आपस में इंटरमिंगल्ड है, ये जब तक डीकैटिनेट नहीं होंगी, जब तक इनकी स्ट्रैंड्स पर ब्रेक नहीं लगाया जाए। जब दो रिंग्स आपस में ऐसे कनेक्ट हैं तो वो जब तक एक दोनों स्ट्रैंड में एक साथ ब्रेक नहीं लगेगा तब तक वो खुल नहीं सकते। इनको डीकैटिनेट करने का काम कौन करता है, यानी इनको इस तरह से डीकैटिनेट करने का काम कौन करेगा, वही डीएनए पॉल सेकंड, जिसको बैक्टीरिया के अंदर क्या कहा जाता है, गायरेज। गायरेज एंजाइम, जो कि टोपोइसोमरेज 2 का एग्जांपल है प्रोकैरियोट्स में, वो इन दोनों रिंग्स को जो कैटिनेटेड है डीकैटिनेट करने का काम करेगा। तो ये हमने देखा प्रोकैरियोट्स के अंदर रेप्लिकेशन का ओवरव्यू। अब यहां पर एक बात होती है कि ये रेप्लिकेशन के बाई डायरेक्शनल प्रोसेस के होने में टोटल जो टाइम लगता है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। उसका फॉर्मूला होता है टोटल जीनोम अपॉन 2 इंटू रेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड एडिशन इंटू ओरिजिन, नंबर ऑफ ओरिजिन कितने हैं। तो ये फॉर्मूला है जिससे हम टाइम रेप्लिकेशन के अंदर कितना लगेगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर हम ये टाइम को निकालने की कोशिश करते हैं। तो बैक्टीरिया यानी ई कोलाई का जो जीनोम साइज होता है वो होता है 4 × 10⁶ बेस पेयर। ठीक है, इस वैल्यू को हम यहां रखते हैं। तो ये वैल्यू हो गई 4 × 10⁶ बेस पेयर अपॉन 2 इंटू रेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड एडिशन जो होता है वो पर सेकेंड में 1000 होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, और ओरिजिन इनके अंदर तो एक ही है, मल्टीपल ओरिजिन नहीं है, सिंगल ओरिजिन। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 2000 आ जाएगा, 2000 सेकेंड। इसको अपन मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 2000 में 60 का भाग देना पड़ेगा और 33 मिनट लगभग आएंगे। तो हमने ये देखा कि 33 मिनट लगे इस रेप्लिकेशन को कंप्लीट होने में बाई डायरेक्शनल होने के बावजूद। अगर ये बाई डायरेक्शनल नहीं होता तो इससे भी दुगना टाइम लगता था, 66 मिनट लगते, लेकिन बाई डायरेक्शनल होने के कारण ये टाइम लिमिट का, इसकी टाइम कम हो गया।
टाइम कम हो गया, लेकिन एक बात बोली जाती है कि बैक्टीरिया का जो जनरेशन टाइम होता है, जनरेशन टाइम का मतलब होता है कितने टाइम में बैक्टीरिया 1 से 2 बन जाते हैं, डबल हो जाते हैं बैक्टीरिया का नंबर, तो वो जनरेशन टाइम होता है 20 मिनट्स। तो जब रेप्लिकेशन के अंदर ही 33 मिनट लग रहे हैं, तो 20 मिनट के अंदर बैक्टीरिया कैसे डिवाइड हो गया? इस बात का आंसर है कि ये जो रेप्लिकेशन है, ये 2 रेप्लिकेशन ओवरलैप हो जाते हैं। ओवरलैप का मतलब एक रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ नहीं कि दूसरा रेप्लिकेशन यहां से शुरू हो सकता है। आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम लैप्स, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में दूसरा रेप्लिकेशन जो है वो चालू हो सकता है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ओरिजिन पे स्टार्ट हुआ था, अब ये नया डीएनए बन रहा है, ये भी नया डीएनए बन रहा है, ये डॉटर स्ट्रैंड, ये पेरेंटल स्ट्रैंड, ये भी डॉटर, ये भी पेरेंटल स्ट्रैंड। तो यहाँ पर भी नए ओरिजिन बन चुके हैं, क्योंकि डीएनए तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और नए ओरिजिन बन चुके हैं तो आफ्टर सम टाइम ये भी ओरिजिन की तरह काम कर सकते हैं, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है, तो ये भी ओरिजिन की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम लैप्स के बाद ऐसा क्यों होता है कि वो पर्टिकुलर टाइम लैप्स के अंदर, यानी कि जो भी है जितना भी टाइम लगता है उसमें, तो उससे पहले रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता, इस बात का आंसर हम देखते हैं कि क्यों नहीं हो सकता। क्या होता है, जब यहाँ रेप्लिकेशन चल रहा होता है ओरिजिन के ऊपर, तो हमें पता है कि सबसे पहला जो प्रोटीन नीडेड होता है रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए, ओरिजिन के ऊपर जुड़ने के लिए, ये ओरिजिन, ओरिजिन पे जुड़ने के लिए ये ORIC, यहाँ पर जुड़ने के लिए सबसे पहला प्रोटीन जो काम आता है उसका नाम होता है DNA A प्रोटीन। और ये DNA A प्रोटीन हमको पता है ATP बाउंड फॉर्म में जो है ओरिजिन के ऊपर जुड़ता है। तो सब 2 कारण है कि उस टाइम के अंदर रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकता। पहला कारण क्या है, DNA A ATP बाउंड फॉर्म में इसकी कंसेंट्रेशन को लो रखा जाता है। इसकी कंसेंट्रेशन अगर लो हो जाएगी तो ये ओरिजिन के ऊपर बाइंड नहीं हो पाएगा और नया रेप्लिकेशन अभी स्टार्ट नहीं हो सकता। इसके अलावा दूसरी बात कि ओरिजिन के ऊपर एक और प्रोटीन बाइंड रहता है जिसका नाम होता है SEC-A प्रोटीन। ये SEC-A प्रोटीन भी ओरिजिन के ऊपर बाइंड हो जाता है, यानी कि कंसंट्रेशन कम होने के बावजूद अगर थोड़ा बहुत DNA A ATP बाउंड फॉर्म में फिर भी रह गया है तो वो भी ओरिजिन के ऊपर बाइंड नहीं हो सकती। तो ऐसी क्या बात है कि उस पर्टिकुलर टाइम लैप्स के अंदर हमको रोकना पड़ रहा है रेप्लिकेशन के स्टार्ट को? इन दोनों की क्यों जरूरत पड़ रही है? उसका कारण ये है कि एक रिपेयर सिस्टम उस टाइम काम करता है और उसको काम करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उतने समय के लिए रेप्लिकेशन को रोकना जरूरी है। उस रिपेयर का नाम है MMR, यानी कि मिसमैच रिपेयर। मिसमैच रिपेयर का मतलब क्या होता है, ये कुछ इस तरह का डैमेज होता है जहां पर कोई मिसमैच आ जाता है डीएनए स्ट्रैंड। ये डीएनए स्ट्रैंड है, इसका रेप्लिकेशन जो है हो चुका है और यहाँ पर कोई मिसमैच आ गया है, जैसे मान लो A के सामने C आ गया। अब हमको पता है कि डीएनए के अंदर एडेनिन भी हो सकता है और साइटोसिन भी हो सकता है, दोनों ही अनयूजुअल बेस तो नहीं है, नेचुरली पाए जाते हैं डीएनए के अंदर। लेकिन अब यहाँ पर आपको मैं पूछूं कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो आप बता ही नहीं सकते इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है जब तक आपको ये नहीं बताया जाएगा कि कौन सा टेम्पलेट था और कौन सा नया बनने वाला, कौन सा डॉटर स्टैंड है कौन सा टेम्पलेट। जब तक आपको ये नहीं बताएंगे, ये नहीं पता चलेगा कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो कैसे पता पड़ता होगा? तो प्रोकैरियोट्स में तो ये ऐसे पता पड़ता है कि पेरेंटल डीएनए जो होता है वो हमेशा मिथाइलेटेड होता है स्पेसिफिक सीक्वेंस पर। तो जो स्ट्रैंड मिथाइलेटेड होगा उसको पेरेंटल स्ट्रैंड मानेंगे और पेरेंटल स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग डॉटर स्ट्रैंड के अंदर रिपेयर मैकेनिज्म उस बेस को चेंज कर देगा, यानी कि ए के सामने टी होना चाहिए तो सी को हटा के टी लेकर के आएगा मिसमैच रिपेयर सिस्टम। अब वो कैसे करता है रिपेयर में हम देखेंगे,
लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि मिसमैच रिपेयर यहाँ पर काम जब तक नहीं करेगा तब तक इस डीएनए के रेप्लिकेशन को स्टॉल करके रखना पड़ेगा। स्टॉल करने के लिए दो प्रोसेस होते हैं, एक तो डीएनए ए एटीपी की कंसंट्रेशन को कम करके रखा जाता है और दूसरा सेक ए प्रोटीन वहां पर बाइंड हो जाता है। अब जैसे मान लो ये रेप्लिकेशन चल रहा है यहाँ पर, एक रेप्लिकेशन, और ये वो पर्टिकुलर टाइम लैप्स है जिसके बाद में जो है दूसरा रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाला है। तो इसके बीच में क्या होता है कि मान लो ये जो है लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस हुआ, ये लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस हुआ, ये वापस लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस हुआ, ये लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस हुआ। ये हमको पता है कि वापस से ऑरिजिन जनरेट हो चुका है, यहाँ पर भी ऑरिजिन जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ सीक्वेंसेस होती हैं GATC, CTAG, GATC, CTAG। तो ये सीक्वेंसेस होती हैं। हमको पता है ये पेरेंटल स्ट्रैंड है तो इसके एडेनिन के ऊपर मिथाइलेशन हुआ रहता है, इसके भी एडेनिन के ऊपर मिथाइलेशन हुआ रहेगा, इसके भी एडेनिन के ऊपर मिथाइलेशन हुआ रहेगा, इसके भी एडेनिन के ऊपर मिथाइलेशन हुआ रहेगा। तो ये पेरेंटल स्ट्रैंड जो है मिथाइलेटेड हो चुकी है। इस मिथाइलेटेड स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग अगर कोई मिसमैच है इसके अंदर तो उसको MMR मशीनरी ठीक कर देगी, यानी MMR मिसमैच रिपेयर सिस्टम काम करेगा। और इस दौरान कोई नया एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होना चाहिए, उसको रोक के रखेगा कौन? वो प्रोटीन जिसको हमने लिखा है सेक ए प्रोटीन। ये कैसी साइट है? हेमीमिथाइलेटेड। हेमीमिथाइलेटेड साइट है ये। और थोड़ी देर में क्या होगा, पर्टिकुलर टाइम लैप्स के बाद में मिसमैच रिपेयर अपना काम कर चुका होगा और ये श्योरिटी मिल जाएगी कि अब सब कुछ ठीक है, कोई मिसमैच